नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं नए सेशन में। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश को देखेंगे। तो आज हम लोग इल्तुतमिश को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत तो इल्तुतमिश को देखने से पहले इल्तुतमिश के बारे में कुछ जानते हैं कि इल्तुतमिश कौन था और क्या था। तो इल्तुतमिश जो था गुलाम वंश का, इसे भी बोला जाता है गुलाम वंश का ही शासक बोला जाता है, बट इसने अपना अलग वंश बनाया था। बट ये गुलाम वंश के ही अंदर आता है। ये गुलाम वंश का जो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसी का इल्तुतमिश दास था। ये बदायूं में एक सूबेदार के तौर पर काम करता था। इल्तुतमिश जो था बदायूं में सूबेदार के तौर पर काम करता था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का सेनापति हुआ करता था। और ये इल्तुतमिश के ऐबक के यहाँ ये क्या था, एक सूबेदार के तौर पर काम करता था। इल्तुतमिश बदायूं में एक सूबेदार था। तो इल्तुतमिश को जब इसका ऐबक का मृत्यु हो जाता है, तब उसका बेटा को आराम शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में उसको बेटा को बैठाया जाता है गद्दी पर। में आराम शाह को, मतलब ऐबक की मृत्यु के बाद अमीर वर्गों ने आराम शाह को दिल्ली के गद्दी पर उसे बैठा देता है 1210 ईस्वी में। आराम शाह जो होता है एक निकम्मा शासक होता है। वह 8 से 7 महीना तक ही शासन चला पाता है, और उसके शासन काल में ही कुछ अमीर वर्ग के लोगों ने उसको शासन की गद्दी पर बैठा देता है। लेकिन उसके काल में विद्रोह हो जाता है दिल्ली में, उसी के काल में विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह हो जाता है तब वह विद्रोह को शांत करने के लिए बदायूं से अपने गवर्नर या सूबेदार को गवर्नर या सूबेदार इल्तुतमिश को बुलाता है। आराम शाह अपने गवर्नर सूबेदार इल्तुतमिश को बुलाता है। आराम शाह जब इल्तुतमिश आता है तो वह विद्रोह को शांत कर देता है। लेकिन वह क्या करता है कि आराम शाह से वह खुद युद्ध लड़ता है। युद्ध के मैदान में, उस दिल्ली के निकट युद्ध के मैदान में आराम शाह से युद्ध लड़ता है युद्ध के मैदान में, और आराम शाह को पराजित कर वह दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। तो आराम शाह जो होता है, लिख लेते हैं, ऐबक के मृत्यु के बाद आराम शाह, नाम भी है आराम शाह और था भी आराम जैसा, आराम शाह। ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गुलाम वंश का शासक बनता है। गुलाम वंश का राजा 1210 में बनता है। 1210 में बनता है। लेकिन इसके राज में विद्रोह हो गया। तो विद्रोह दमन के लिए यह बदायूं से अपने गवर्नर इल्तुतमिश को बुलाता है। अपने सूबेदार गवर्नर, उसी को बोलिए सूबेदार इल्तुतमिश को बुलाता है। इल्तुतमिश को बुलाता है। इल्तुतमिश आता है और उस विद्रोह को वह समाप्त कर देता है। और विद्रोह को समाप्त करने के बाद
या खुद अपने राजा के खिलाफ मनु आराम शाह के खिलाफ या युद्ध का ऐलान कर देता है। कौन? इल्तुतमिश। विद्रोह को तो दमन कर देता है और अपने राजा मनु आराम शाह के खिलाफ या विद्रोह कर देता है। विद्रोह करके जूद के मैदान में आराम शाह को, किसके मैदान में? जूद के मैदान में, दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट जूद के मैदान में आराम शाह को हरा देता है, आराम दे देता है। आराम शाह को हरा देता है इल्तुतमिश। मतलब ये इसको आराम शाह अपने इसको बुलाता है कि तुम विद्रोह को दमन कर दो, तो इल्तुतमिश वहाँ बदायूं से आता है और विद्रोह को दमन कर देता है। सफलतापूर्वक उस विद्रोह को दमन करने में इल्तुतमिश सफल भी होता है। लेकिन कुछ समय के बाद वह आराम शाह को आराम देने के लिए जूद के मैदान में, दिल्ली के निकट है जूद के मैदान, तो उस जूद के मैदान में आराम शाह को सदा के लिए आराम दे देता है और दिल्ली के गद्दी पर यह स्वयं बैठ जाता है। तो आराम शाह जो होता है सिर्फ 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए वह दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। सिर्फ 8 महीने के लिए वह दिल्ली के गद्दी पर बैठता है और आराम शाह होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा। तो आराम शाह से इतना ही है और ज़्यादा कुछ आराम शाह से नहीं है। तो आराम शाह को आराम देते हैं, फिर हम लोग इल्तुतमिश की ओर बढ़ते हैं। आराम शाह को आराम या विराम दीजिए, फिर हम लोग इल्तुतमिश की ओर बढ़ते हैं। जब इल्तुतमिश आराम शाह को आराम देकर वह दिल्ली के गद्दी पर बैठता है, तो उसके सामने इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है तो उसके समक्ष सब प्रमुख चुनौतियां दिल्ली सल्तनत की स्थापना, उसका प्रशासन सुदृढ़ीकरण और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार तैयार करना था। मतलब ये सब जो था दिल्ली सल्तनत के, वह आराम शाह को युद्ध में हरा देता है युद्ध के मैदान में। तो जब वह गद्दी पर बैठता है तो उसको सभी चीज़ तैयार करना होता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसको वास्तविक रूप से उसको सुल्तान नहीं माना जाता था, क्योंकि उसने अपना जो राजधानी हुआ था, अपना राजधानी को वह दिल्ली न बनाकर लाहौर में शिफ्ट किया था। तो जब ये बैठता है उसको हरा कर, तो दिल्ली के गद्दी पर जब वो बैठता है तो उसको वहाँ बहुत सारा चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। इल्तुतमिश को प्रमुख चुनौती दिल्ली सल्तनत की स्थापना, उसका प्रशासन सुदृढ़ीकरण, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर तैयार करना था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में मुख्य चुनौतियाँ, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में मुख्य चुनौती उसका मुख्य चुनौती था यदलौज और कुबोचा। यदलौज और कुबोचा को वह युद्ध में हराकर वह अपना राज विस्तार करना चाहता था। कुबोचा भी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही वह दास था। यदलौज और कुबोचा ये दोनों भी गौरी के सेनापति नहीं कहेंगे, सेना में थे, लेकिन यह ऐबक का दास थे। यह ऐबक के दास थे। यदलौज जो था गजनी प्रदेश पर शासक कर रहा था, यह गजनी का शासक था। यदलौज गजनी का शासक था और कुबोचा जो था सिंध का शासक था। तो इल्तुतमिश को 2 चुनौतियों को सामना करना। जैसे वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो वह दिल्ली के गद्दी पर उसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सबसे प्रमुख चुनौती ये सब थी प्रशासनिक, ये सब को सांस्कृतिक आधार तैयार करना था। और उसके साथ साथ ही इल्तुतमिश को राज विस्तार करना, दिल्ली सल्तनत के लिए राज विस्तार, क्षेत्र का विस्तार करना था। तो उसमें जो इसका बाधा आ रहा था वह यदलौज और कुबोचा था, क्योंकि इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, एक दास था। और ये सब उसके दास नहीं थे, ये सब उसके
सेनापति, ये दोनों इजलौज और कुबोचा जो इसका ऐबक का सेनापति के रूप में सेनापति थे, यजलौज और कुबोचा। तो जब ये आराम शाह के युद्ध में हरा देता है और दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है, तो यदलौज को इल्तुतमिश जानता था कि यदलौज और कुबोचा दिल्ली के सल्तनत पर जब वो बैठता है तो उसे पता था कि वह डिस्टर्ब करेगा, मतलब समस्या उत्पन्न करेगा, इसलिए वह उन लोगों से निपटने के लिए तैयार था। तो वही बता रहे हैं कि यदलौज इल्तुतमिश को बोलता है, इल्तुतमिश के बारे में वह सोचता है कि साला हम इसका ऐबक का सेनापति हम हैं, यदलौज और कुबोचा हैं, तो ये दोनों सेनापति दिल्ली के सल्तनत का शासक न बनकर एक गवर्नर कैसे बन जाता है। तो इसी समझ कर वह यदलौज इल्तुतमिश पर हमला करता है, जो राज विस्तार के क्षेत्र में होता है, तो उस पर यह हमला करता है। कौन? यदलौज हमला करता है कब? 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में हमला करता है। तो तराइन के मैदान में वह हमला करता है यदलौज इल्तुतमिश पर। तो इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है तराइन के ही मैदान में, तो उसे तराइन का तीसरा युद्ध बोल सकते हैं, या तराइन के मैदान में तराइन का तीसरा युद्ध ही बोल सकते हैं, क्योंकि 2 युद्ध तो तराइन में लड़ा जा चुका था। दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पहला में चौहान विजय हुआ था और दूसरा में गौरी विजय हुआ था, जो उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली थी। उसी का अगला वंश हुआ था गुलाम, और उसका अगला वंश जो अपना ये इल्तुतमिश शुरू करता है, उसको हम लोग इलबरी वंश भी कह सकते हैं, शमसी वंश भी कह सकते हैं। जो इल्तुतमिश का जो वंश था उसको हम लोग शमसी वंश, इलबरी वंश कह सकते हैं। तो जब तराइन के मैदान में 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यदलौज में लड़ाई हुआ, तो उस लड़ाई में इल्तुतमिश ने यदलौज को हरा दिया, और जब वह यदलौज को हरा देता है तो यदलौज उस युद्ध में हार जाता है। फिर जो दूसरा होता है वह कुबाचा होता है। तो जब इस पर वह इल्तुतमिश 1217 ईस्वी में सिंध पर जब हमला करके यह कुबोचा को युद्ध में हरा देता है, लेकिन उसको सही तरीके से युद्ध में हराकर उसको बुरी तरह से उसको कुचल नहीं देता है, लेकिन वह फिर से इल्तुतमिश को डिस्टर्ब करता है। लेकिन उसको इल्तुतमिश दोबारा 1227 ईस्वी में जब वह सिंध की ओर बढ़ता है, तो कुबोचा उसके भाई से ही सिंध नदी में कूदकर अपना जान दे देता है। तब इसने अपने राज विस्तार के जो समस्या उत्पन्न हुआ था, उस समस्या को इसने दूर कर दिया। इसने यदलौज को हरा दिया, और 1227 ईस्वी में दूसरा जो था कुबाचा, उसको भी उसने उसके भाई से 1227 ईस्वी में उसने सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। तो इल्तुतमिश का जो राज विस्तार था, ये दोनों रोक रहे थे इल्तुतमिश का, उसको इसके डर से कुबोचा सिंध नदी में कूदकर अपना आत्महत्या कर लेता है। तो इसने पश्चिम का जो इसने सीमा बांधा, वह पश्चिम को इसने सीमा बनाया। सिंधु नदी को इसने पश्चिम का सीमा सिंधु नदी को बनाया। पश्चिम को सीमा सिंधु नदी को बनाया इल्तुतमिश। और ये 1226 से 27 ईस्वी में इबाज का जो चुनौती होता है उसको यह समाप्त कर देता है। और उसी समय वह ग्वालियर, अजमेर, जलसौर और बयाना, नागौर, रणथंभौर, ये सभी जगहों पर, ये सभी राज्यों पर यह पुनः अपना सत्ता स्थापित कर लेता है। और सत्ता स्थापित करने के साथ ये 1227 से 26 ईस्वी में उसी समय इसे जो मंगोलों का जो हमला का डर था, चंगेज खा था। तो चंगेज खा इतना निर्दयी था, चंगेज खा बहुत निर्दयी शासक था। चंगेज खा ना देखता था कि औरत था, तो उसने 1227 ईस्वी तक कोई भी हमला नहीं के कोई युद्ध, मोटे तौर पर युद्ध, बड़ा युद्ध नहीं लड़ा था इल्तुतमिश। तो उस समय उसे चंगेज खा का मंगोलों का हमला का डर था।
तो जो मंगोलों का हमला का मेन डर था उसमें चंगेज खा था। तो चंगेज खा इतना निर्दयी था कि वह न देखता था बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है, बूढ़ा है, विकलांग है, किसी को भी नहीं देखता था। जब उसकी सेना आती थी तो एक तरफ से सभी को कुचलते हुए, मूड़ी काटते हुए वह चला जाता था। तो चंगेज खा का जन्म 1155 ईस्वी में हुआ था। वह मंगोल बौद्ध धर्म लंबी होने के कारण भी वह एक निर्दयी और हत्यारा शासक था। चंगेज खा के सेना में ऐसा होता था कि उसके सेना में एक भाला वाले सैनिक होते थे। जब वो युद्ध करते थे तो उसके सेना में जो सैनिक होते थे तो अपने भाले में जितना सर उनके भाले में हुआ करते थे उनको इनाम दिया जाता था। यहाँ तक तो वह गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ते थे, उस महिला को भी मार देते थे और उसके पेट में जो बच्चा होता था उसको भी वह मार देते थे। तो सोचिए चंगेज खा इतना निर्दयी था। उसी के भय से इल्तुतमिश ने अपना कोई बड़ा, उस समय तक चंगेज खा के 1227 ईस्वी तक मृत्यु हो जाती है। उससे पहले वह कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ता मतलब बाहरी मतलब वह विजय अभियान नहीं करता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह उसी समय, जब चंगेज खा के भय से जब वह दिल्ली में शासन कर रहा था कि मंगोलों के भय से, तो उसी समय जो जिया एक यहाँ का ख्वारिज्म का युवराज होता है मांगबरनी, जो चंगेज खा के डर से वह भागकर इल्तुतमिश के पास चला आता है। और इल्तुतमिश के पास चला आता है और वह बोलता है कि आप हमें शरण दे दीजिए। तो इल्तुतमिश बोला कि ठीक है, हम तुम्हें शरण दे देते हैं। तो जब इल्तुतमिश शरण देता है, तो जब वह शरण दे देता है उसे मांगबरनी को, लेकिन जब उसे शरण देता है तो जब कुछ समय वह इल्तुतमिश के पास रहता है, लेकिन जब फिर इल्तुतमिश उसको एक दिन बुलाता है और बुला के पूछता है कि तुमको किससे डर है जो तुम मेरे पास आकर भाग आए हो, किसके डर से तुम मेरे पास आकर शरण लिए हो। तो जब वह बोलता है कि हम चंगेज खान के डर से तुम्हारे पास आ गए हैं, तब इल्तुतमिश का साला होश ही उड़ जाता है, क्योंकि वह उसी के डर से कोई विजय अभियान नहीं कर रहा था और जो वह चंगेज खा के डर से ही मांगबरनी इल्तुतमिश के पास आ जाता है। तो इल्तुतमिश बोलता है कि अरे साला तुम भागो यहाँ से। तो इल्तुतमिश उसको क्या करता है, मांगबरनी को शरण नहीं देता है और उससे भगा देता है। और भगाकर एक चंगेज खा के पास वह संदेश भेजता है कि जो तुम्हारे डर से जो ख्वारिज्म का युवराज था मांगबरनी, उसको हमने शरण, वह मेरे पास आया था शरण मांगने के लिए, तो उसको हम शरण नहीं दिए। तो इल्तुतमिश जो था चंगेज खा से बहुत डरता था। यदि चंगेज खा दिल्ली सल्तनत पर हमला उस समय कर देता तो इल्तुतमिश उसको संभाल नहीं पाता, क्योंकि वह बहुत निर्दयी था। जिधर भी जाता था वह मार काट के अलावा और कुछ सोचता भी नहीं था। तो वह ख्वारिज्म के शासक युवराज को, मांगबरनी को वह शरण नहीं देता है और शरण नहीं देने के कारण मांगबरनी को वहाँ से वह भगा देता है। और चंगेज खा को एक लिख लेंगे, इल्तुतमिश से हम लोग कुछ बातों को लिख लेंगे। तो हम लोग इल्तुतमिश से लिखते हैं कुछ बातों को। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। ऐबक का दास था और यह यूपी का बदायूं क्षेत्र का सूबेदार था। यह आराम शाह के कहने पर दिल्ली आता है।
और विद्रोह को दमन करता है, दमन करता है और फिर आराम शाह को आराम दे देता है, आराम नहीं देता है, आराम शाह को युद्ध के मैदान में हराकर दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है, दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। तो यह है कि यह इल्तुतमिश का दास था और यह यूपी का बदायूं क्षेत्र का सूबेदार था। और यह आराम शाह के कहने पर, आराम शाह जो राजा बनता है 8 महीने के लिए, तो उसी के समय में दिल्ली में विद्रोह हो जाता है। तो उसी विद्रोह के दमन के लिए आराम शाह इसको बुलाता है और इल्तुतमिश उस विद्रोह को दमन कर देता है। और दमन कर देने के बाद वह आराम शाह को एक युद्ध के मैदान में उसको हराकर दिल्ली के गद्दी पर वह स्वयं बैठ जाता है। तो उसके समय जब वह गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश, तो उसको बहुत सारा चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। उसका स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, उसका प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार को तैयार करना था। तो ये सब चुनौतियों को इल्तुतमिश को सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ उसका राज विस्तार भी करना था दिल्ली सल्तनत का। तो राज विस्तार करने में उसको दो जो शासक थे उसको समस्या उत्पन्न कर रहे थे। पहला जो था यलदौज था, यदलौज हम बोल दिए होंगे, ये पहला था यलदौज। और दूसरा जो शासक था यह कुबाचा था, कुबाचा। ये दोनों थे जो इल्तुतमिश को राज विस्तार करने में समस्या उत्पन्न कर रहे थे। चुनौतियों का मतलब चुनौती उत्पन्न कर रहे थे। तो यलदौज और कुबाचा का दावेदारी खत्म करना तथा मंगोल हमले से दिल्ली की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए इसने यलदौज को 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में इसको हराता है, इसको हराता है, इसको हरा देता है। तो यलदौज को हरा देता है। यह कहाँ का शासक होता है? यह गजनी का शासक होता है। और यह भाई साहब कहाँ का होता है? तो यह सिंध का होता है। यलदौज और कुबाचा 2 शासक होते हैं। ये ऐबक का सेनापति होते हैं। तो यह गजनी का होता है और यह सिंध का होता है। तो 1215 ईस्वी में इसको ये हरा देता है। तो एक समस्या खत्म हो जाता है। और दूसरा जो समस्या होता है, तो इसको 1217 ईस्वी में इसको हराता तो है, इसको हरा देता है, लेकिन इसको सही रूप से नहीं कुचलता है, नहीं कुचलता है। फिर नहीं कुचलता है, तब ये फिर समस्या करता है, तब ये फिर समस्या करता है। लेकिन 1227 ईस्वी में 1227 में जब यह सिंध की ओर बढ़ता है, सिंध की ओर बढ़ता है इल्तुतमिश, तो उसके भय से उसके
भय से कुबाचा सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो यहाँ पर इल्तुतमिश के दो जो राज्य विस्तार करने में 3 थे, दो मेन रूप से 3 थे, तीसरा का कोई ऐसा नहीं था कि तीसरा भी था, बट मेन रूप से 2 थे, एक यल्दौज दूसरा कुबाचा। तो यल्दौज को इसने 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय मतलब तराइन का तीसरा युद्ध में यल्दौज को हरा देता है, और कुबाचा हमारा बोला रहा, कुबाचा को 1227 में इसको हरा देता है, लेकिन सही रूप से इसको नहीं कुचलता है। तब वह समस्या उत्पन्न करता है। तब 1227 में जब वह सिंध की ओर बढ़ता है, तो वह इल्तुतमिश के भय से वह क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो इसका 2 जो प्रॉब्लम था उसको इसने समाप्त कर दिया। फिर जब इसने समाप्त कर दिया, तब यह क्या करता है, इसने एक सीमा बनाया, पश्चिम की तरफ इसने एक सीमा बनाया। उस सीमा को नाम दिया, बता रहे हैं, उसने एक सीमा बनाया और सीमा को यह नाम दिया, पश्चिम का सीमा बना। और सीमा हराने के बाद इसने पश्चिम में एक सीमा बांधा। तो पश्चिम में एक सीमा बांधा, पश्चिमोत्तर सीमा, पश्चिम सीमा को इसने नाम दिया, सीमा को सिंधु नदी का सीमा तय किया। सिंधु नदी का सीमा तय किया। पश्चिम में सिंधु नदी का सीमा तय किया इसने। फिर इससे अगला पॉइंट है कि 1226 से 27 में 27 में इसको इसके डर से कुबाचा आत्महत्या कर लिया। उसी साल इसने इवाज की चुनौती को भी समाप्त किया। इवाज की चुनौती को समाप्त किया। चुनौती को समाप्त किया। चुनौती को समाप्त किया। चुनौती को समाप्त किया और चुनौती को समाप्त किया। फिर इसने, इससे अगला पॉइंट है कि इसने ग्वालियर, बयाना, अजमेर और नागौर और इसने ग्वालियर, बयाना, अजमेर, नागौर और रणथंभौर आदि क्षेत्रों पर विजय हासिल किया। यहाँ ये सब करने के बाद फिर इसे मंगोलों का हमला का डर रहता है। तो मंगोलों का हमला का जो डर रहता है, तो उसी को ये बहुत सूझबूझ से जो मंगोलों का हमला का डर होता है चंगेज खां का, तो उसी समय यहाँ का ख्वारिज्म का जो युवराज होता है, वह इसका ख्वारिज्म का युवराज इल्तुतमिश के यहाँ शरण मांगने के लिए आता है। तो इल्तुतमिश उसको क्या करता है कि उसको शरण नहीं देता है और उसे भगा देता है। तो कहाँ का शासक था वह? ख्वारिज्म का शासक था। ख्वारिज्म का युवराज था। ख्वारिज्म का युवराज मांगबरनी, जो ख्वारिज्म का युवराज होता है मांगबरनी, उसी को ख्वारिज्म का
बरनी, मांग बरनी, बरनी को शरण नहीं देता है, नहीं देता है यह इल्तुतमिश इसको शरण नहीं देता है। फिर जब ये शरण नहीं देता है इल्तुतमिश इसको, और तो इसको फिर और ये चंगेज खां को एक संदेश भेजा देता है कि मांग बरनी हमारे पास आपके डर से शरण मांगने आया था, उसको हमने शरण नहीं दिया और उसको आप भगा दिया। तो फिर हम लोग इसमें इल्तुतमिश की ओर बढ़ेंगे, इसका देखेंगे इक्तादारी व्यवस्था। तो हम लोग इक्तादारी व्यवस्था को देखते हैं। इक्तादारी व्यवस्था भी एक तरह का वही व्यवस्था होता है कि इक्तादारी व्यवस्था। तो हम लोग इल्तुतमिश से अगला पॉइंट को देखेंगे, इक्तादारी व्यवस्था। इक्तादारी व्यवस्था किसको कहते हैं? इक्तादारी व्यवस्था किसको कहते हैं? तो इक्तादारी व्यवस्था जो होता है, इक्तादारी व्यवस्था का जो विस्तृत जानकारी, इक्तादारी व्यवस्था की जो विस्तृत जानकारी हमें मिलता है, निजाम मूल की जो ग्रंथ होता है सियासतनामा, उसी से हमें इक्तादारी व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलता है कि इक्तादारी व्यवस्था क्या होता है। तो इक्तादारी व्यवस्था ये होता है कि इक्तादारी व्यवस्था यह तुर्की शासन प्रणाली में था नौकरशाही व्यवस्था, यह तुर्की शासन प्रणाली का नौकरशाही व्यवस्था है। इसमें यह होता है कि अधिकारियों को नगद वेतन न देकर उसके क्षेत्रों में जो भूमि होता है उसी को नगद के रूप में उसको आवंटित कर दिया जाता था। इसी को इक्तादारी व्यवस्था कहते हैं। कि यह क्या है? यह मतलब अधिकारियों को नगद वेतन न देकर उसी के क्षेत्र में भूमि को आवंटन कर देना ही, उसी को नगद वेतन के, यदि किसी को 10,000 नगद वेतन है तो उसी के क्षेत्र में 10,000 के बराबर उसको उसी के एरिया में उसको भूमि को आवंटन कर दिया जाता था। उसी को इक्तादारी व्यवस्था कहते हैं। एक क्षेत्र अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों में प्रशासन की व्यवस्था संचालन करते थे। इस व्यवस्था में केंद्रीय और विकेंद्रीकरण दोनों प्रवृत्तियां स्पष्ट नजर आती है। इसमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण भी जो प्रवृत्तियां होती है, दोनों प्रवृत्तियां स्पष्ट नजर आता है। इसमें तो लिखेंगे क्या कि यह जो इक्तादारी का जो वर्णन होता है, इक्तादारी का पता किससे चलता है? इक्तादारी व्यवस्था का पता निजाम मुल्क की ग्रंथ सियासतनामा से पता चलता है। यह तुर्की शासन प्रणाली है। यह तुर्क शासन प्रणाली के आधार पर आधारित था। तुर्क शासन प्रणाली, यह तुर्क शासन प्रणाली था। यह तुर्क शासन प्रणाली था। यह इसमें नगद वेतन ना देकर इसमें अधिकारियों को वेतन के बराबर उसको क्षेत्र
क्षेत्र या भूमि दे दिया जाता था, उसी को हम लोग इक्तादारी व्यवस्था कहते हैं। ये अपने क्षेत्रीय पदाधिकार में शासन की व्यवस्था संचालन करते थे। इस व्यवस्था में मतलब जो अधिकारी जो लोग होते थे या अपने क्षेत्रों में शासन की व्यवस्था करते थे, और वहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा होता था उसको सुलझाते थे। इसमें जो इस व्यवस्था में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण मतलब जो अंदर की और बाहर की दोनों को जो प्रवृत्तियाँ थी, इन दोनों की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट नज़र आती है। किसमें? इक्तादारी व्यवस्था में दोनों की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट नज़र आती है। जो अमीर लोग थे इसमें, इससे अगला पॉइंट है कि जो अमीर लोग इसमें जो थे इक्तादारी व्यवस्था में, अमीर लोग उसको शासन जो अमीरों को अपने क्षेत्रों में जो प्रशासन संचालन और राजस्व वसूली के साथ साथ व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। अमीरों को अपने मतलब अमीरों को जो अपना क्षेत्र होता था उसमें वह प्रशासन और राजस्व वसूली और व्यवस्था, इसके साथ साथ व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इस राजस्व में उसको अपना वेतन मतलब इसी इक्तादारी व्यवस्था में अपना वेतन, सैनिकों का वेतन तथा प्रशासनिक व्यय निकाल कर जो सारा धन बच जाता था उसको राजकोष में वह जमा कर देता था। तो इससे अगला पॉइंट है कि अमीरों को मतलब अगला पॉइंट, अमीरों को अपने क्षेत्र में प्रशासन संचालन के साथ साथ प्रशासन संचालन और राजस्व वसूली के साथ साथ प्रशासन संचालन और राजस्व वसूली के साथ साथ व्यवस्था भी देखना होता था। व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी था। और दूसरा है कि इस राजस्व व्यवस्था में अपना वेतन सैनिक का वेतन और प्रशासनिक व्यय निकाल कर जो शेष राशि बच जाता था, जो शेष राशि बच जाता था उसे केंद्र राजकोष में जमा कर देना पड़ता था। राजकोष में जमा कर देना पड़ता था। तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इससे अगला पॉइंट है
इस व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए, इक़्तिदार व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए, इस व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसी व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया था। दीवान ए मुस्तखराज नामक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन किया था। दीवान ए मुस्तखराज नामक नामक एक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन किया था। फिर इससे अगला पॉइंट है कि यह इक़्तिदारी व्यवस्था जो है सामंतवाद से अलग था। फिर इससे अगला पॉइंट है कि इक़्तिदारी व्यवस्था जो था वह सामंतवाद से अलग था, क्योंकि सामंतवाद वंशानुगत परंपरा को समर्थन करता था। तो भी लिख लेते हैं। व्यवस्था, इक़्तिदारी व्यवस्था सामंतवाद व्यवस्था से अलग था। क्यों अलग था? तो ये बता रहा हूँ, क्योंकि यह वंशानुगत परंपरा का समर्थन करता था। जो इक़्तिदारी व्यवस्था था इसमें वंशानुगत नहीं होता था। इल्तुतमिश के समय इक़्तिदारी व्यवस्था में यह होता था कि अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था और उसका एक स्थान से दूसरा स्थान उसका तबादला बदल दिया जाता था। नहीं बदल दिया जाता तो ये जो उसके अधिकारी होते थे वह एक स्थान पर रहने से वह अपना शक्ति को भी बढ़ा सकते थे और सुल्तान के खिलाफ वह विद्रोह भी कर सकते थे। तो इस व्यवस्था में, इक़्तिदारी व्यवस्था में यह वंशानुगत नहीं था कि यदि एक अधिकारी बना है, इक़्तिदारी व्यवस्था का हेड है, तो फिर वह मर जाएगा तो उसका बेटा उसका पोस्ट को संभालेगा। ऐसा इक़्तिदारी व्यवस्था में नहीं था, क्योंकि यदि ऐसा रहता तो मान के चलिए कि यदि कोई बरियार या कोई इल्तुतमिश, मान के चलिए इल्तुतमिश जो था एक अच्छा राजा था और एक अच्छा प्रशासक और योद्धा भी था, तो उसके शासन में ऐसा कोई नहीं करते शायद उसके भय से। लेकिन जिस तरह से आराम शाह था कि आराम शाह एक निकम्मा शासक था, तो यह शायद इल्तुतमिश मर जाता और उसका बेटा शासक बनता, तो वह जो इक़्तिदारी व्यवस्था जो था यदि वंशानुगत था तो एक ही आदमी रहता, फिर उसके बाद उसका बेटा बनता, तो वह धीरे धीरे करके वह अपना शक्ति को मजबूत कर लेता और समय मिलते ही वह क्या करता कि वह सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर लेता। अब विद्रोह करने के पश्चात शायद यह होता कि वह सुल्तान का मृत्यु करके स्वयं राजा बन जाता। इसलिए इस व्यवस्था में वंशानुगत परंपरा का समर्थन नहीं किया गया था और सामंतवाद जो था वह उससे अलग था। इसमें सामंतवाद में क्या था कि वंशानुगत परंपरा का समर्थन किया गया था। अभी जिस तरह से जैसे मान के चलिए सरकार अभी जो सरकारें हैं वह बोलता है कि हम
वंशानुगत का समर्थन नहीं करते हैं। और जो एक और विपक्ष के जो सरकार है वह बोलती है उनको उनके बारे में बोलती है कि वह उनका वंशवाद चला। और सभी सरकारों के बारे में वो बोलते हैं कि वह उनका वंशवाद है। जैसे मान के चलिए राहुल गांधी, तो उनके नाना परनाना ये सब लगातार प्रधानमंत्री बने, फिर अध्यक्ष भी बने। और तो उसी तरह से वो बीजेपी बोलती है कि हम लोग वंशवाद पर काम नहीं करते हैं, और जो सरकारें हैं वह वंशवाद पर काम करती है। जैसे उत्तर प्रदेश में वह मुलायम सिंह पर आरोप लगाते हैं कि मुलायम सिंह वंशवाद को बढ़ावा देते हैं। बिहार में लालू यादव को वो दोष ठहराते हैं कि लालू यादव भी वंशवाद पर आरोप लगाते, वंशवाद को बढ़ावा देते हैं। जैसे लालू यादव मुख्यमंत्री बने, फिर उनकी पत्नी बनी, फिर उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बना, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की बात है। तो उसी प्रकार होता था। और मान के चलिए जो इक्तादारी व्यवस्था अभी के समय, तो बीजेपी मतलब खुद को इक्तादारी व्यवस्था में रखती है कि हम लोग वंशवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग में ऐसा कोई नहीं हुआ। मान के चलिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो उनसे रिलेटेड उनका बेटा पोता, वो तो शादी ही नहीं किए थे, तो उनका बेटा पोता नहीं होगा। और भी जो वहाँ पर कहीं भी उनके मुख्यमंत्री होते हैं तो उनसे रिलेटेड नहीं होते हैं। बट कुछ क्षेत्रों में ऐसे हैं जो उनका भी, कुछ क्षेत्रों में ऐसे हैं जो उनका भी वंशवाद देखने को मिलता है। बट ये सब राजनीति की बात है। वो तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सामंतवाद और इक्तादारी व्यवस्था क्या होता है। तो सीधा सा है कि सामंतवाद व्यवस्था है जो वंशवाद को बढ़ावा देता है, और इक्तादारी व्यवस्था है जो वंशवाद को बढ़ावा नहीं देता है। उसमें अधिकारियों को तबादला भी होता है, और उसमें जो अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक देखेंगे। इल्तुतमिश से इक्तादारी व्यवस्था देख लिए, फिर उसने कैसे मतलब एल्दौज और कुबाचा को और इवाज की चुनौतियों को ख़त्म किया, और चंगेज खां के डर से उसने ख्वारिज्म के युवराज मांगबरनी को भी उसने शरण नहीं दिया था। तो हम लोग कल देखेंगे इसका मुद्रा देखेंगे, इसका सेना देखेंगे, इसने क्या चीज़ बनवाया था उसको देखेंगे, फिर हम लोग इल्तुतमिश को ख़त्म कर देंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।